नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो बन चल रही है वो हिंदी के आदिकाल पर चल रही है, जिसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया था, 6 भागों में, जिसमें हम करा चुके हैं दोस्तों नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, राज साहित्य और उसके साथ साथ हम दोस्तों लौकिक साहित्य भी हम करा चुके हैं। अब ये 5वां क्रम है वो है दोस्तों गद्य साहित्य। आज हम गद्य साहित्य के बारे में आपको शॉर्ट रूप में, शॉर्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स के साथ आपको हम ये क्लासेस कराएंगे। ठीक है, वैसे तो क्लासेस हमारी लाइव होती है, लेकिन समय का थोड़ा सा आगे पीछे टाइम चल रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बना के डालना शुरू कर दिया है। तो चलते हैं दोस्तों गद्य साहित्य पर। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं, और जैसे कि राउल बेल, चंपू, उक्ति, व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचना है। तो दोस्तों ये गद्य रचना है जो कि हिंदी आदिकाल में यूज की हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों राउल बेल। राउल बेल हिंदी गद्य की पहली रचना कह सकते हैं दोस्तों, यार बहुत ही महत्वपूर्ण रचना कह सकते हैं। तो मैं इसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये रचनाकार इसके दोस्तों रोड़ा कवि या रोड़ कवि भी कुछ लोग कहते हैं, रोड़ कवि या रोड़ा कवि, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। तो राउल बेल के जो रचनाकार हैं वो है रोड़ा कवि, और इस रचना का समय जो माना जाता है वो 10वीं शताब्दी के आसपास डॉक्टर नगेन ने माना है। और काव्य रूप की अगर इस बात की जाए तो दोस्तों एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य दोस्तों वो होता है जिसमें गद्य में पद मिश्रित होता है, यानी कि रचना पद्यबद्ध भी होती है, पदों में लिखी होती है, और साथ में उसमें गद्य के रूप में भी उसका विस्तारण भी किया जाता है। तो उस प्रकार के काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। तो ये एक रचना जो है चंपू काव्य है, क्योंकि गद्य भी इसमें लिखा गया है, इसलिए उन्होंने गद्य साहित्य के अंतर्गत लिखा है, और उसमें विशेषतः मुख्यतः गद्य का ही प्रयोग किया गया है, यानी कि साहित्य को समझाने और ये दृष्टिगोचर करने के लिए गद्य का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे गद्य साहित्य के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो वैसे अगर पूछा जाएगा, अगर प्रश्न आता है कि राउल बेल किस प्रकार का काव्य है, तो दोस्तों वो चंपू काव्य कहा जाएगा। ठीक है, प्रश्न आया भी है, पहले भी कई बार पूछा गया है कि राउल बेल किस प्रकार का काव्य है, तो चंपू काव्य है। अब बात करते हैं दोस्तों भाषा की। तो इसकी जो भाषा है दोस्तों वो राजस्थानी प्रधान हिंदी है। ठीक है, या तो कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा है, या ये कह सकते हैं राजस्थानी प्रधान हिंदी है। और अगर वर्ण विषय यानी विषय वस्तु, यानी कि वर्ण विषय या विषय वस्तु, कुछ भी बोल सकते हैं दोस्तों जो आपको ठीक लगे। तो इसकी जो विषय वस्तु है, जो वर्ण विषय है इस रचना का, वो है नायिका का नक्सिक वर्णन। ठीक है, तो श्रृंगारिकता है इसमें। ठीक है, यानी कि श्रृंगारिक कृति है जिसमें नायिका के नक्सिक का वर्णन किया गया है। अलंकार की बात करें तो दोस्तों मुख्य अलंकार, इसमें जो प्रमुख अलंकार है वो उपमा व उत्प्रेक्षा है। हालांकि इसमें शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन जो प्रमुख अलंकार यानी कि जिन अलंकारों की भरमार है इसमें या प्रमुखता यूज किए गए हैं वो है उपमा व उत्प्रेक्षा अलंकार। अब बात करते हैं नायिका की दोस्तों। तो इस रचना की जो नायिका है वो राउल नायिका है। तो राउल नायिका के नक्सिक वर्णन इसमें किया गया है। ये एक नायिका है, राउल नायिका की पर नक्सिक वर्णन की कृति है, जो कि एक चंपू काव्य है, इसमें पद्यों में भी और गद्य में भी रचना की गई है। ठीक है, तो ये रही इसकी महत्वपूर्ण बात है। अब मैं इसकी विशेष सत्य और आपको बता देता हूँ। तो मोस्टली आपको जो बात, मोस्टली प्रश्न जो बन के आते हैं वो मैं आपको बता दी है। इसके रचनाकार रोड़ा है, समय 10वीं शताब्दी है, काव्य रूप चंपू काव्य है, भाषा राजस्थानी प्रधान हिंदी है, और इसका जो वर्ण विषय है वो नायिका का नक्सिक वर्णन है, और एक श्रृंगारिक है। ये अलंकार जो है इसमें उपमा व उत्प्रेक्षा का बहुत प्रमुखता यूज किया गया है, और इसकी नायिका है राउल नायिका। विशेष तथ्य इस प्रकार से दोस्तों, हिंदी में नक्सिक श्रृंगार परंपरा की यह प्रथम कृति है। तो दोस्तों जो हिंदी में नक्सिक परंपरा शुरू हुई थी, जो भक्ति काल में भी, विद्यापति में भी ली गई थी, और भक्ति काल और फिर ये रीति काल तक जो पहुंची, वो नक्सिक वर्णन जो है दोस्तों नायिका का, वो हिंदी में सबसे प्रारंभिक रूप यही देखने को मिलता है, और ये हिंदी की प्रथम नक्सिक श्रृंगार परंपरा की प्रथम कृति है। और पद्य में नक्सिक वर्णन फिर गद्य का भी प्रयोग किया है। सबसे पहले क्या किया है, पहले पद्य में नक्सिक वर्णन किया गया है, उसके तदोपरांत किया है, उसके तदोपरांत उसको फिर गद्य में भी प्रयोग किया है, यानी गद्य में उसको समझाया गया है, यानी कि पद्य में लिख करके नक्सिक वर्णन करके उसको गद्य में उसको समझाया गया। दोनों ही गद्य प्रयोग हो रहा है और नक्सिक वर्णन का ही हो रहा है। कवि के गद्य लेखन में भी, यहाँ पर दोस्तों जो कवि है रोड़ कवि, उस कवि के लेखन में अलंकारिकता प्रदर्शित होती है, यानी कि गद्य जो लिखा है, गद्य में भी अलंकारिकता यानी कि चमत्कारपूर्ण शब्दों का जो चमत्कारपूर्ण है, अलंकारिकता है, वो उसके गद्य में भी प्रतीत होती है, देखने पड़ती है। यानी कि जो पद्य में तो अलंकार प्रयोग किया ही किया है, लेकिन जो गद्य लिखा है उस गद्य में भी और उसकी अलंकारिकता का प्रमाण देखने को मिलता है।
आगे यह एक शिलांकित कृति है दोस्तों, यह एक शिलांकित कृति है, ध्यान रखना है। इस पर प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना आगे भी रहेगी। ठीक है, एक शिलांकित कृति है और यह रचना मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित करवाई गई थी। तो दोस्तों ये रचना जब प्रकाशित कराई थी सबसे पहले कहाँ थी तो ये मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से ली करके वहाँ से ये रचना को प्रकाशित कराया गया था। ठीक है, एक दो छोटी बातें और हैं दोस्तों, मैं लिख नहीं पाया, वो फिर कभी मैं अब जाके कभी वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दे दूंगा। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी रचना पर दोस्तों, जो कि गद्य रचना ही है और हिंदी आदिकालीन गद्य रचनाओं में है। अब उस पर चलते हैं। दूसरी रचना है दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण दोस्तों महाराजा गोविंद चंद्र के सवा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी और जो गोविंद का शासनकाल है दोस्तों 1154 ईस्वी है। ठीक है, तो क्योंकि जब राजा गोविंद का शासनकाल 1154 ही है और उन्हीं आश्रित जो कवि हैं पंडित दामोदर ने इसकी रचना की है, तो इस रचना का जो समय काल बनता है 12वीं शताब्दी बनता है, जो कि बिल्कुल उचित है। ठीक है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण का समय 12वीं शताब्दी में है दोस्तों और ये गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने रची। अगली बात मैं इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश डाला है और उस युग के काव्य रूपों के संबंधों में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो दोस्तों ये जो रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण वो कहाँ से, परिदेश कौन से क्षेत्र से, स्थान से ली गई है दोस्तों। तो ये यहाँ पर एक प्रश्न बन जाता है और कई बार एक प्रश्न आए भी हैं एक दो बार कि यह जो रचना है दोस्तों वो बनारस के आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रदर्शन करती है, यानी भाषा संस्कृति को दर्शाती है। ठीक है, ये रही बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। आगे डॉक्टर मोती चंद्र जो भी हैं वो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत का समझ। तो डॉक्टर मोती चंद हैं वो भी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो मत मैंने अभी आपको सुनाया दोस्तों उसका समर्थन करते हैं। इसके बाद एक इसकी दोस्तों पंक्ति है उसके बारे में आपको चर्चा करते हैं। वो है वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासिका पुराण देख धर्म करब। तो दोस्तों यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य इस बात से है कि इससे गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति का पता चलता है। यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि हिंदी का निखरता हुआ रूप, हिंदी का बनता हुआ शुद्ध रूप, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले तत्सम शब्दों का प्रयोग हमको उक्ति व्यक्ति प्रकरण में देखने को मिल जाते हैं। यानी कि इसका प्रारंभिक रूप हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है। शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती प्रवृत्ति यानी तत्सम शब्दावली के प्रयोग की प्रवृत्ति बढ़नी शुरू हो गई और आगे जो रचनाकार थे उन्होंने तत्सम शब्दों का प्रयोग ज़्यादा बहुतायत में यूज किया। तो उसकी जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है वो कहाँ से मिलती है, ऐसा प्रश्न आता है तो वो हमको उक्ति व्यक्ति प्रकरण में से मिलती है जहाँ हिंदी के तत्सम रूपों का प्रयोग बढ़ गया था। इसके साथ ही साथ हिंदी व्याकरण की ओर भी उस समय ध्यान दिया जाने लगा। तो जब दोस्तों ये रचना लिखी गई थी, रचना हुई थी गद्य रचना, तो हिंदी के व्याकरण पर भी थोड़ा सा विशेष ध्यान दिया गया कि व्याकरण रूप से रचना को शुद्ध करने की चेष्टा की गई और आगे आने वाले प्रवर्ती रचनाकारों ने उस पर विशेष ध्यान दिया। तो यहाँ पर हम यह भी कह सकते हैं कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो व्याकरण दृष्टि से तत्सम शब्दों की दृष्टि से हिंदी का मूल रूप यानी कि प्रारंभिक रूप है जहाँ से अन्य साहित्यकारों ने रचनाकारों ने ग्रहण किया होगा। ठीक है, तो ये बात रही दूसरी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। अब दोस्तों तीसरी रचना पर हम चलते हैं। तीसरी रचना है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर में है ये एक मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पुस्तक है जो कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, कहाँ होती? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में। ठीक है, तो दोस्तों ये बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण रचना है और भी पहले बहुत सारे ऐसे ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा। जैसे कि डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन ने जो अपनी रचना हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो थी वो भी दोस्तों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान रखना ये इसका एक महत्वपूर्ण है। और भी कई रचनाएं जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई थी उनमें से भी एक रचना ये है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई और इनके लेखक जो है वो ज्योतिषर ठाकुर नामक मैथिल कवि थे। तो ज्योतिषर ठाकुर कौन थे? एक मैथिल कवि थे दोस्तों, ध्यान रखना। ज्योतिषर ठाकुर ने इसकी रचना की थी वर्ण रत्नाकर की। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कहा
कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण से तत्समता बढ़ गई थी, तो वही आगे बढ़कर बड़ रत्नाकर में हमें इसका और शुद्ध रूप हमने देखने को मिलता है कि यहाँ पर कवित्व जो होता, कविता में अलंकारिकता, शब्दों की तत्समता और व्याकरणिक प्रवृत्तियाँ जो थी वो और शुद्ध होती चली गई। ठीक है, जैसे कि पंक्ति में आपको नीचे दिखाता हूँ, लिखी हुई है, उज्ज्वल कोमल लोहित सम संतुष्ट सालंकर पंचगुण संपूर्ण चरण अकिठन। तो दोस्तों यहाँ पर आप इन पंक्तियों की से आप इन पंक्तियों में जो प्रयुक्त शब्द हैं यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर हिंदी के तत्सम शब्दों का, रूपों का प्रयोग बढ़ने लगा, व्याकरणता भी बढ़ने लगी, खासकर तत्सम स्वरूपों का प्रयोग लगा, जो कि पहले पुरानी हिंदी, अपभ्रंश या आदि कार्य जितने भी रचना है दोस्तों वहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलता। वहाँ ज़्यादातर तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है, अपभ्रंश शब्दों का देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गद्य के रूप में हिंदी का विकास और होने लगा, बढ़ने लगा। तो आदिकाल का जो गद्य साहित्य है दोस्तों, उसमें से प्रमुखतः 3 ही रचनाएं हैं दोस्तों जो मैंने रखी हैं, जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वही महत्वपूर्ण यही है कि एक सबसे पहले आती है रावल बेल के बाद में आती है उक्ति व्यक्ति प्रकरण और बड़ रत्नाकर। ठीक है, तो ये गद्य साहित्य की चर्चा की जाए तो इतना ही काफ़ी है। तो आज ये गद्य साहित्य भी हमारा समाप्त हो गया आदिकाल का। अब इसके बाद दोस्तों बस एक ही प्रवृत्ति रह गई जो कि बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यूनिट 5 में भी कुछ उसका हिस्सा लगा हुआ है, वो है रासो साहित्य। तो अब हम कल से रासो साहित्य पर 2 या 3 वीडियो में ही उसको भी हम समाप्त कर देंगे और उसके बारे में उस पर थोड़ी वीडियो बनेगी, 2-3 सब वीडियो बन जाएंगी, लेकिन वो क्योंकि महत्वपूर्ण चैप्टर है इसलिए मैंने सबसे आखिर में रखा है, तो उस पर वीडियो बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो बस आपसे एक आग्रह है, एक अनुग्रह है आप सभी से। अभी सबसे मैं एस आर शर्मा आपसे एक बार पुनः आग्रह करता हूँ कि दोस्तों वीडियो जो बनाई है उसमें जो कंटेंट दिए हैं बहुत सूक्ष्म रूप से अति उत्तम दिए हैं, एक एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से पढ़िएगा। एग्जाम में इससे बाहर आने की उम्मीद नहीं रहेगी, मोस्टली इसमें से आ जाएगा। बस आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज़ कमेंट करके आप वीडियो पर अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो, आपको ये कंटेंट जो पढ़ाया है वो मैटर आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद।